8 के प्रश्न उत्तर का समाधान करेंगे। देखिए जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि नीचे दिए गए नामों में से कौन सा नाम वाक्य से नहीं मिलता है, उनके नीचे निशान लगा, मतलब कि कौन सा अलग है उसी को लिखना है। जैसे कि देखिए यहाँ पे दिया हुआ पूना, को कोनकर, आगरा, बीजापुर, तो इसमें सबसे जो अलग है वो क्या है, ये आगरा है, तो आगरा में आप लोग लगा दीजिएगा। देखिए आगरा में, और ये क्या है, बिंदा बहादुर, अफजल खान, क्या है, सयांस खान, क्या है, मुअज्जल, तो इसमें जो सबसे अलग है वो क्या है, ये बिंदा बहादुर, बिंद बहादुर, तो बिंद बहादुर में आप लोग टिक लगा दीजिएगा इसे। देखिए अष्ट प्रधान, वर्गीय, मालवे, खालसा, तो इसमें क्या है सबसे अलग, खालसा, तो खालसा में ये टिक लगा दीजिएगा। उसके देखिए रामदास, तेग, तेज बहादुर, जयंत सिंह, हरगोविंद, तो क्या है जयंत सिंह, तो जयंत सिंह में लगा दीजिएगा टिक। केस, कृपान, कलम, कंघी, क्या है कलम, कलम होगा। क खंड के साथ ख खंड का मिलान कीजिए। क खंड के साथ क्या है, ख खंड को मिलान करना। देखिए ये क यहाँ पे उल्टा दे दिया गया, ये क होगा और ये ख होगा, ठीक है, यहाँ पे ख लिख दीजिएगा, ये ख खंड हो जाएगा। ये ख खंड हो जाएगा और ये क, यहाँ पे क खंड कर दीजिएगा। चलिए ये ख खंड हो जाएगा, क, ये क, ये ख। देखिए पहला जो है रायगढ़, वो रायगढ़ जो था का किससे मिलान है, रायगढ़, रायगढ़, ये शिवाजी। हिंदू पारदर्शी, पारदर्शी तो जो था वो किससे मिलाना है, 4 नंबर, ये प्रथम बाजीराव। दूसरा गोलकुंड, गोलकुंड जो है वो गोलकुंड है इससे दक्षिण प्रांत से, ये दक्षिण प्रांत से। उसके बाद देखिए सलामी जो है, सलामी जो क्या सतनामी, ये सतनामी जो है वो ये किससे है मिलान, ये नाट नौल, नाट नौल, सतनामी है नाट नौल, ये नाट नौल, ये नाट नौल। अब ये जो बच गया पठान उपाजित, ये उत्तर पश्चिम सीमांत है, हो गया। तो अब देखिए हम लोग प्रश्न उत्तर का समाधान करेंगे। देखिए औरंगजेब के शासन काल में क्या क्या अर्थनैतिक और राजनीतिक परिवर्तन हुआ था। देखिए औरंगजेब के शासन काल में पिछले मुगल सम्राट की तुलना में आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में कई बदलाव हुए थे जो साम्राज्य के लिए पूरी तरह से अनुकूल नहीं था। औरंगजेब के काल में अधिकारी राजस्व वसूलने में किसान पर तरह तरह के अत्याचार करते। इसके अलावा यदि यदि इस अवधि के दौरान वस्तुओं की कीमत बढ़ गई तो अभिजात वर्ग इस स्थिति में भूमि से अपनी आय बढ़ाना चाहते थे, जमींदार किसान पर दबाव बढ़ाते थे। परिणाम स्वरूप किसानों ने विद्रोह का रास्ता चुना और औरंगजेब के समय में भागीदारी एवं देखिए उस समय क्या हुआ था कि जो था अंग्रेजों से ये जो था औरंगजेब बहुत ही शासन करते थे, क्रूर प्रवृत्ति के आदमी थे। ईमानदारी की समस्या बढ़ गई। राजस्व बढ़ाने के लिए औरंगजेब ने बीजापुर और गोलकुंड पर विजय प्राप्त करने के बाद इस क्षेत्र की अच्छी भूमि को खलासी भूमि में बदल दी। इसके अलावा जजिया कर को उनको और उनके कार्यकाल के दौरान फिर से लागू कर दिया गया। सबसे बड़ी परिवर्तन राजनीतिक क्षेत्र में मुगल साम्राज्य ने राजपूत के साथ जो गठबंधन इतने लंबे समय तक बनाए रखा था
वह औरंगजेब के शासनकाल के दौरान टूट गई और वह राजपूतों के साथ युद्ध में शामिल हो गए। उनकी दक्कन तिथि में राजनीतिक अज्ञात था और राजनीतिक क्षेत्र में उनके मराठों को दबाने की नीति को अपनाई। उसके बाद देखिए यहाँ है कि कब और किसने किस पुरंदर की संधि थी, इस संधि का क्या परिणाम, किस प्रकार की थी संधि और इसका क्या परिणाम हुआ था। देखिए 22 जून 1665 ईस्वी को मुगल ने शिवाजी के साथ पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षरित किया। पुरंदर की संधि की परिणाम दूरगामी थे। संधि के शर्तें: शिवाजी को मुगल को 23 किले छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। दूसरा, शिवाजी के पुत्र शंभू को 5000 मंसदारी नियुक्त किया गया। शिवाजी को जागीर दी गई। जयसिंह के अनुरोध पर जब शिवाजी मुगल दरबार में आए तो बादशाह ने शिवाजी का अपमान किया और उन्हें आगरा के किले में कैद कर दिया। शिवाजी ने मुगलों की संप्रभुता को स्वीकार कर ली। देखिए जाटों के साथ मुगलों का युद्ध क्यों हुआ था। दिल्ली और आगरा क्षेत्र में रहने वाले जाट मुख्यतः कृषक थे। जहांगीर और शाहजहां के शासनकाल के दौरान राजस्व के भुगतान को लेकिन मुगलों का उनसे टकराव हुआ। 1669 ईस्वी में करवार और औरंगजेब की कठोर नीति के विरोध में स्थानीय जमींदार गोखला के नेतृत्व में जत्थों ने विद्रोह किया। दूसरी ओर यह ज्ञात कि जाट एक अलग राज्य बनाना चाहते था। यह कहा जा सकता है कि मुगलों के विरोध प्रतिरोध में किसान विद्रोह था। दूसरी ओर एक अलग समूह के रूप में जाने का संघर्ष था। उसके बाद क्या है कि शिवाजी के साथ मुगल के द्वंद्व का कारण क्या था, मतलब क्या था द्वंद्व के कारण कि उसके साथ झगड़ा हुआ था बार बार। तो औरंगजेब के काल में मुगलों और शिवाजी के बीच संघर्ष। शिवाजी के नेतृत्व मराठा शक्ति की क्रम विकास मुगलों की आंखों में खटक रहा था। औरंगजेब ने जब शिवाजी दक्कन के प्रभाव थे तब उन्हें दबाने की कोशिश की, क्योंकि बीजापुर के सुल्तान की बीमारी के अवसर पर शिवाजी ने बीजापुर के अनेक जमींदारों को अपने अधीन कर लिया। बीजापुर और गोलकुंड विजय के पश्चात मुगलों को क्या फायदा हुआ एक्चुअली। देखिए बीजापुर और गोलकुंड के दक्कन राज्यों पर औरंगजेब के आक्रमण अर्थनीति और राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित थे। औरंगजेब के शासनकाल में लगातार युद्ध से अर्थव्यवस्था इतनी कमजोर हो गई थी कि इससे छुटकारा पाने के लिए बीजपुर और गोलकुंड जैसे दो आर्थिक रूप से समृद्ध पर कब्जा करना जरूरी हो गया था। इसलिए बीजापुर और गोलकुंड की विजय के माध्यम से दक्कन का विशाल क्षेत्र मुगलों के हाथ में आ गई। औरंगजेब ने क्षेत्र की सर्वोत्तम भूमि को खास भूमि का खलासी के रूप में रखकर मुगल अर्थव्यवस्था को व्यवस्थित किया। इसके अलावा मुगलों के लिए इस क्षेत्र से शक्तिशाली मराठा शक्ति पर हमला करना बहुत सुविधाजनक हो गई थी। इस समय क्या हो गया था, बहुत ही हो गया था। विस्तार पूर्वक 100 से 120 के उत्तर लिखिए। मुगलों के विरुद्ध, देखिए मुगलों के विरुद्ध सिख कैसे अपने आप को संगठित किए। देखिए यहाँ जो सर्वप्रथम देख सकते हैं मुगल सम्राट जहांगीर और शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगलों का सिख से संघर्ष हुआ। इस संघर्ष का चरित्र राजनीतिक था। मुगलों की धार्मिक नीति ने सिख को संगठित करने में मदद किया। 16वीं शताब्दी के अंत में चौथे गुरु रामदास के पुत्र अर्जुन गुरु बने। इसी समय वंशानुगत गुरु का चयन प्रारंभ हुआ। परिणाम स्वरूप मुगल में सिख एक स्वतंत्र राज्य के रूप में उभरे। मुगलों की धार्मिक नीतियों ने सिख की शक्ति को आघात पहुंचाई। परिणाम स्वरूप वे 10वें सिख गुरु गोविंद के नेतृत्व में एकजुट हुए। 1599 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा नामक संगठन बनाया, जहां सिखों का सैन्य प्रशिक्षण दैनिक जीवन का हिस्सा था। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों का पथ या मार्ग तय किया, जिससे मुगलों के खिलाफ सिखों का संगठन करने में मदद की। इसके अलावा खालसा समर्थक सिखों ने सिघा उपनाम का प्रयोग शुरू कर दिया। इससे उसका भाईचारा जागृत हो गया। देखिए उसके बाद जो है कि
मुगल मुगल काल के अंतिम समय में कृषि संकट क्यों बढ़ गई, इस कृषि संकट का क्या परिणाम हुआ? देखिए, शाहजहां औरंगजेब के शासन काल में दौरान राजकोष को ग्रीक युद्ध और मराठों और राजपूतों के साथ लगातार युद्धों का सामना करना पड़ा। ऐसी स्थिति में जब मुगल बादशाह ने भू राजस्व की राशि बढ़ा दी तो किसान असंतुष्ट हो गए और विद्रोह की घोषणा कर दी, जिससे कि कृषि क्षेत्र में संकट आ गए। औरंगजेब की मृत्यु के बाद यह संकट बढ़ गई। इसके अलावा खालसी भूमि भूमि के पट्टा के कारण किसानों पर अतिरिक्त राजस्व वसूलने के लिए अत्याचार शुरू हो गया। कभी कभी अत्याचार के तंग आकर किसान खेत छोड़कर पलायन कर जाते, जिससे कि कृषि क्षेत्र में संकट उत्पन्न हो जाता है। कृषि क्षेत्र में इस संकट के परिणाम स्वरूप किसान के से अतिरिक्त राजस्व का बोझ नहीं उठा सके और विद्रोह शुरू का दिया। यहाँ तक कि मुगल बादशाह द्वारा एकत्र किए जाने वाले राजस्व में भी गिरावट उत्पन्न हो गई। आर्थिक संकट थी, उसकी पूर्ति के लिए मुगल शासकों ने संचित धन का उपयोग करना शुरू कर दिया। नतीजतन खजाना खाली है। यहाँ तक कि इस कृषि संकट के कारण पट्टेदार और जागीरदार अपने भूमि के एक निश्चित राशि एकत्र करने में असमर्थ हो गए, जिससे उनकी घुड़सवार सेना भरण पोषण की मात्रा कम हो गई, जो शक्ति पतन का संकेत था। मुगल सैन्य परिणाम स्वरूप मुगल का पतन शुरू हो गया। अब उसके बाद देखिए जो है, मुगल काल के अंतिम समय में जागीरदारी और मांसादारी व्यवस्था में क्यों संकट उत्पन्न हुआ था? मुगल साम्राज्य के ऊपर इस संकट का क्या प्रभाव पड़ा? देखिए, यहाँ जो लिखेंगे, 17वीं शताब्दी से मुगल काल की जागीरदारी और मांसादारी दारी संकट के ने विशेष रूप लेना शुरू कर दिया, क्योंकि इस काल में मांस की मात्रा बढ़ गई, परंतु भूमि की मात्रा नहीं। औरंगजेब के शासन काल के अंत में वित्तीय संकट और भी बदतर हो गए। इस समय उनके दक्कन के राजपूतों को काफ़ी श्रद्धांजलि दी गई। परिणाम स्वरूप उसके पास वेतन देने के लिए कोई जगह नहीं बची। यहीं पर मुगल केंद्रीय सत्ता का आधार जागीरदार प्रथा का संकट खड़ा हुआ। दूसरी ओर इस समय विभिन्न गृह युद्ध के कारण राजकोष पूरी तरह से खाली हो गया, इसलिए मांसदार को अपना उचित वेतन देना असंभव था, जो मांसदारी व्यवस्था को गंभीर संकट में डाल देना और है। मुगल साम्राज्य के पतन की शुरुआत इसी मांसदार और जागीरदारी संकट से हुई। मांसदार की निश्चित रकम वेतन जागीरदारी देने के फलस्वरूप मुगल खालसा जमीन पर पहुंच गए। मुगल बादशाह इसका विरोध करने में असमर्थ हुए, यहाँ तक कि मांसदारों और जागीरदारों ने राजस्व वसूलने के लिए किसान पर अकथनीय अत्याचार जारी रखे, जिसके परिणाम स्वरूप कई किसान छोड़कर और कई बंजर भूमि हुई। कृषि संकट के साथ साथ मुगल अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई। 17वीं से 18वीं शताब्दी में भी बार बार होने वाले किसान विद्रोह ने मुगल शासनों को अस्थिर कर दिया। इसे दबाने के लिए मुगल साम्राज्य के पास खजाने और सैन्य शक्ति दोनों की कमी हो गई। परिणाम स्वरूप मुगल शासन कमजोर हो गई। परिणाम स्वरूप कई किसान भूमि छोड़कर भाग गए, जिसके परिणाम स्वरूप भूमि बंजर हो गई और कृषि संकट के साथ साथ मुगल की आर्थिक बुरी तरह प्रभावित हुई। 1800 में बार विद्रोह शासन का अस्थिर, उससे एक ही हो गया बार मुगल साम्राज्य के पास खजाने और सैन्य शक्ति दोनों की कमी हो गई। परिणाम स्वरूप मुगल शासन कमजोर हो गई। औरंगजेब के सम्राट औरंगजेब के शासन काल में मुगल साम्राज्य की समग्र व्यवस्था के संदर्भ में अपनी अवधारणा क्या है? देखिए क्या है कि बादशाह औरंगजेब के शासन काल के दौरान मुगल साम्राज्य के आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, सैन्य हर क्षेत्र में गंभीर स्थिति गुजर रहा था। उत्तर भारत में अफगान सरदारों को खुश करने के लिए औरंगजेब द्वारा दिए गए
बड़ी रकम के भत्तों और जागीरदारों ने राजकोष में वित्तीय संकट पैदा कर दिया। दूसरी ओर उनका शासन विद्रोह का युग था। इस काल में जाट, सनातनी और सिख जैसे विद्रोही देखने को मिले। औरंगजेब की धार्मिक नीति के कारण सिख समुदाय इससे बहुत ही दुखी हो गए थे। फिर गया इसके अलावा जैसे ही उनके कार्यकाल के दौरान केंद्रीय प्रशासन कमजोर हो गया, जागीरदारी और इजरादारों ने विद्रोह किया की सहारा लिए। तब उन्होंने किसानों पर अकथनीय उत्पीड़न किया। यहाँ तक कि दिक्कन में गोकुल और बीजापुर के औरंगजेब की राजनीतिक दूरदर्शिता भी अच्छी नहीं थी। औरंगजेब के समय जागीरदार व्यवस्था और मानसीदार व्यवस्था पर संकट आने के कारण मानसीदारों ने भी कम वेतन पर सेना में धांधली करना शुरू कर दिया, जिससे मुगलिया सैन्य कमजोर हो गई। औरंगजेब के काल में शासन की इन सभी कमजोरियों ने भारतीय इतिहास में मुगल साम्राज्य की स्थिति को बहुत कमजोर कर दिया। इतना लिख दीजिएगा तो हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग का पूरा समाधान हो गया।